हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। नमस्कार सभी को। और मैं अमरपाल सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सेशन। क्लास 12 से हम स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर को जो है ब्रीफली डिस्कस करना है और साथ ही साथ जो है हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम क्लास 12। ठीक है हर एक चीज़ को जो है हम जो है हर एक टॉपिक को जो है अच्छे से डिस्कस करना है और साथ ही साथ जो है कुछ जो भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन वो सारे के सारे जो है हमें सोल्व करने हैं, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात है चाहे फिर वो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे और आज सबसे पहले जो हम लेक्चर फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है सबसे पहले इसी को डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, दैट इज मान लीजिए कोई ए कंपोनेंट है और यदि हम उसको बी कंपोनेंट के साथ मिक्स कर देते हैं तो यहाँ जो है क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन है तो इसके बेसिकली कितने कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट होते हैं। मिनिमम टू कंपोनेंट होंगे, मैक्सिमम जो है मोर देन टू हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि मान लीजिए टू कंपोनेंट की हम बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, बाइनरी। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब होता है टू, दैट मीन्स जिसके टू कंपोनेंट्स है तो उसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। और दैट इज अगर मान लीजिए इसमें वन मोर कंपोनेंट हम ऐड करते हैं, दैट इज वन क्या हो गया हमारा ए बी और क्या हो गया सी, दैट इज थ्री कंपोनेंट्स हमने इसमें यदि मिक्स किए और तब यदि सॉल्यूशन बनता है तो क्योंकि इसमें कितने कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट्स है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वो टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी का मतलब हो गया कि इसके कंपोनेंट कितने हैं, थ्री कंपोनेंट्स है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर होता है क्योंकि किसी सॉल्यूशन में जो है यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, बेसिकली ये बात मानी जाती है। फिजिकल जो है मतलब डिसोल्यूशन है दो कंपोनेंट का, फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो है क्रिएट होते हैं और ब्रेक डाउन भी होते हैं। और अगर यहाँ इस बेस पे देखा जाए तो ये एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, यदि कहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ ये सब चीज़ें कैसे होती है, तो इसी चीज़ को समझना है कि मैंने इसको जो है मतलब केमिकल रिएक्शन क्यों कहा। ठीक है तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है, कोई सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ए कंपोनेंट इन विच अ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड, यानी कि सॉल्वेंट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम सोल्यूट को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो यदि सॉल्वेंट की मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट के लिया ए कंपोनेंट लिया, तो ए का जो है एक एटम या मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे होंगे और उनके बीच जो होगा आपस में क्या होंगे, इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगे। तो यदि इनके बीच में कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस है तो दैट मीन्स फिर इसी के साथ साथ यदि हम क्या बात करें, सोल्यूट की बात करें, तो सोल्यूट मान लीजिए क्या है बी, तो यहाँ बी के बीच में भी क्या होगा, इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगे। वो बात अलग है कि इनके बीच में कितने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं। तो यदि मान लीजिए ओल्ड बॉन्ड जो है या मतलब इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, तो इंटरेक्टिव फोर्सेस ही क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इनको एक पार्शियल बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो यदि मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसमें सोल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में, तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या करेगा, पहले ब्रेक डाउन करेगा, दैट मीन्स इसके जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है उनको क्या करेगा, ओवरकम करेगा या मतलब उनको रिड्यूस करेगा या मतलब उनको सेपरेट आउट करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ जब इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यदि इनके क्या करता है, ओवरकम करता है, तब इसमें क्या होगा, इनके बीच में जो कुछ एनर्जी की मतलब नीड होगी। तो दैट्स वाई हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, इसके बॉन्ड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यदि हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, तो उसी तरह से जो है क्या करना पड़ेगा हमें, जो सोल्यूट है इसके भी जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, जब इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस रिड्यूस करेंगे तभी क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट में डिसोल्व होगा। और बेसिकली ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं
वो रिप्लेस करते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, उन्हीं के प्लेस पे जो है वो एडजस्ट होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन बोला जाता है। और यदि मान लीजिए वो उसको रिप्लेस करता है, तो रिप्लेस करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है कि जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है सॉल्वेंट या सोल्यूट में, तो इनके जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो क्या होना चाहिए, पहले रिड्यूस होना चाहिए, ओवरकम होना चाहिए, तभी जो है नए फोर्स डेवलप होंगे। और यदि नए फोर्स डेवलप होते हैं बिटवीन किसके, सोल्यूट एंड सोल्वेंट के, तब यहाँ जो है क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और यदि मान लीजिए ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होते हैं और न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं, तो दैट मीन्स ये एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि जो है मतलब ट्रू केमिकल चेंज है, ठीक है, तो ट्रूली केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है, तो पार्शियल केमिकल चेंज इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ डिसोल्यूशन है, इस चीज को याद रखना है, और आगे जो है बहुत हमारे काम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के आगे पढ़ेंगे, तो उसमें इसको याद रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का क्या है, मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या काम है, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ ए क्या है, मान लीजिए क्या है, सोल्वेंट है, और बी क्या है, यहाँ ये सोल्यूट है। तो यदि सोल्यूट को सोल्वेंट में मिक्स करते हैं तब क्या बनता है, सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है, राइट। अब यहां से सबसे पहले ये समझ लेंगे कि सोल्वेंट हम किस सब्सटेंस को कहेंगे और सोल्यूट किस सब्सटेंस को कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुक, बेसिकली एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो दो सब्सटेंस विच टेकन इनटू लार्ज अमाउंट, यानी कि जिस सब्सटेंस को हम लार्ज अमाउंट में लेंगे या ज्यादा अमाउंट में लेंगे उसको कहेंगे हम सोल्वेंट, और जिस सब्सटेंस को हम क्या लेंगे, स्मॉल अमाउंट में लेंगे उसको कहेंगे हम सोल्यूट, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सोल्वेंट स्मॉल अमाउंट में होता है और सोल्यूट क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है, लेकिन हम उन चीजों को क्या करेंगे, यहाँ एलिमिनेट करेंगे। सीधा माइंड में बस ये रखना है कि जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है वो क्या है, सोल्वेंट है, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम है वो क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, 2% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो H2SO4 है वो कितना है, 2% है। यदि बाई वेट लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, 2 ग्राम है आउट ऑफ 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में यदि 2 ग्राम क्या है हमारा H2SO4 है, तो जो रिमेनिंग है वो क्या है हमारा, वाटर है, क्योंकि एक्वस यदि हम इसको कहते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कि यानी कि 2% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब हुआ कि 2 ग्राम तो क्या है उसमें हमारा H2SO4 है, और बाकी जो बचा हुआ है 98 ग्राम वो क्या है, H2O है, वाटर है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या काम है, 2% सोल्यूशन ऑफ एक्वस का। लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम क्या कर देते हैं कि 62% ऑफ H2SO4 सोल्यूशन एक्वस, यदि हम क्या कहते हैं कि 62% एक्वस H2SO4 सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो H2SO4 है वो कितना है, 62 ग्राम है, और जो रिमेनिंग है वो कितना होगा, 38 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, हमारा H2O होगा। लेकिन सोल्यूशन तो अब भी है ये, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें जो सोल्वेंट है हमारा वाटर वो क्या है, कम अमाउंट में है, और जो सोल्यूट है दैट इज H2SO4 वो क्या है, लार्ज अमाउंट में है। इसी तरह से जो है हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे हमने क्या कहा है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, वाटर एज ए सोल्वेंट लिया और इसमें हमने क्या करा, अल्कोहल ऐड कर दिया। और अल्कोहल का हमें पता है कि किसी भी प्रोपोर्शन में यदि मिक्स करते हैं तो वो उसी तरह का क्या बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है। तो दैट मीन्स H2O के साथ में यदि अल्कोहल को डिसोल्व करेंगे, तो यदि मान लीजिए हमने क्या ले लिए, वाटर कितना ले लिया, 10 ग्राम ले लिया, और अल्कोहल कितना ले लिया हमने, 90 ग्राम ले लिया, तब भी क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा और होमोजेनस मिक्सचर ही बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो है यहाँ अल्कोहल जो है किसकी तरह एक्ट करेगा, सोल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, और वाटर जो है किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जनरल कंडीशन ये है कि जो वाटर होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है, और किसी भी कंपोनेंट का जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो एज ए सोल्वेंट यूज होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई जो यहाँ वाटर है स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये सोल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। दैट्स व्हाई अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में है, और अल्कोहल भी एज ए सोल्वेंट यूज होता है बहुत सारे सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अल्कोहल का क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू वाटर। दैट्स व्हाई वाटर इज अ solvent and alcohol is not a solvent, that is it is a
सोल्यूट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी कंपोनेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, सोलवेंट होगा, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यदि मान लीजिए मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, एक होता है होमोजेनस और एक होगा क्या, हेट्रोजेनस। ये चीजें आपने जो है दोनों ही 9th और 11th दोनों क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो होमोजेनस का मतलब क्या होगा, यानी कि यूनिफॉर्म, यानी कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म यदि हमें दिखा देता है। यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, मिल्क लिया, और मिल्क में हमने क्या करा, पानी डाल दिया, तो पानी हमें दिखाई नहीं देगा, वो थ्रू आउट क्या होगा, यूनिफॉर्म दिखाई देगा, यानी कि कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो हमें एक जैसा दिखाई देगा, यानी कि उसमें जो है हमें दोनों फेज जो है अलग अलग दिखाई नहीं देती है, दैट इज सोल्यूट एंड या मिल्क और वाटर की यदि हम बात करें तो मिल्क और वाटर हमें सेपरेटली दिखाई नहीं देते हैं। या दूसरा तरीका ये भी है कि यदि कोई भी अगर मान लीजिए मिक्सचर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो जिसके कंपोनेंट को हम सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा, हमारा होमोजेनियस होगा। और यदि किसी कंपोनेंट को हम सिंपल फिजिकल मेथड से यदि सेपरेट आउट कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वो क्या है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए आपने मिक्सचर नमकीन लिया तो उसमें से जो है आप जो है नट्स वगैरह को जो है क्लियर निकाल सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो हेट्रोजेनस है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, शुगर पाउडर लिया, और शुगर पाउडर में यदि आप मान लीजिए सोल्ट ऐड कर देते हैं तो क्या उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। दैट मीन्स जिसमें कंपोनेंट जो है हमें सेपरेटली क्लियर आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, या मतलब उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो होमोजेनस होगा। और जिसके कंपोनेंट को हम जो है सेपरेट कर सकते हो तो वो क्या होगा, हेट्रोजेनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहाँ बेसिकली हमें जो है दो तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, एक तो क्या होगा हमारा जो होमोजेनियस है तो ये तो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा, जिसको हम सिंपली सॉल्यूशन भी कह देते हैं। लेकिन हेट्रोजेनियस में जो है दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक आता है आपका कोलाइडल और एक आता है आपका सस्पेंशन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशंस का ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट है हमारा, यदि इसका पार्टिकल का साइज जो है यदि बहुत ज्यादा है, ठीक है, नैनोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं, तो यदि मान लीजिए इसका जो है पार्टिकल साइज ज्यादा है और उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सैंड है, सैंड को यदि आपने वाटर में डिसोल्व कर दिया तो आप उसके पार्टिकल्स को क्लियरली नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा। अगर आपने उसको शेक करा तो सॉल्यूशन बना, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए यदि आप रख देते हैं तो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाता है ऑन द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, और जो कंपोनेंट है दैट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट वो क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम सस्पेंशन कहेंगे। अब कोलाइडल की बात कर लेते हैं, तो ये देखने में तो होमोजीनस है, दैट मीन्स इट इज होमोजीनस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनस, मतलब कि हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है लेकिन लुक लाइक सा होमोजीनस, यानी कि हेट्रोजीनस सॉल्यूशन यदि होमोजीनस की तरह दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। मिल्क इसका एग्जांपल है, ब्लड इसी में से आता है, तो ब्लड भी जो है देखने में क्या लगता है, हमें होमोजीनस दिखाई देता है। लेकिन यदि उसको कुछ टाइम के लिए हम रख देते हैं तो वो क्या होता है, कोलाइड हो जाता है। कोलाइड होने का मतलब क्या है कि जो उसके कंपोनेंट है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके जो सॉल्वेंट फेज है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मा होगा, तो प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। उसी तरह से जो है मिल्क की बात करें तो मिल्क में से जो है कैसीन प्रोटीन क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, बटर जो है वो अलग हो सकता है, और वाटर क्या हो जाएगा उसमें से अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ट्रू सॉल्यूशन की यदि बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन को यदि हम मान लीजिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके जो है जो फेज है हमें, या मतलब जो उसका कंपोनेंट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। और दूसरा क्या होगा कि यदि हम उसको जो है कुछ टाइम के लिए यदि अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट नहीं होंगे, चाहे हम उसको कितने भी टाइम तक रखे रखें वो जो है एज इट इज रहेंगे, यानी कि वो सेपरेट नहीं होते हैं सिंपल मेथड से। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे मान लीजिए आपने शुगर सॉल्यूशन लिया और इसको जो है आपने क्या कर दिया, एवापोरेट कर दिया या फिर वेपोरेट कर दिया।
तब जो है इसमें क्या बचेगा, यहाँ पानी तो बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ शुगर क्रिस्टल्स बच जाएंगे। तो दैट्स वाई इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है उसको हम जो है सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वेपोरेशन भी एक फिजिकल फिनोमेना ही है, लेकिन यहाँ हम इसको हीट कर रहे हैं, बिना वो हीट के, बिना किसी मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट के यदि मान लीजिए हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन करेंगे तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से करेंगे तो नहीं कर सकते। इस तरह से यदि मान लीजिए सॉल्यूशन के कंपोनेंट सेपरेट नहीं होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम होमोजीनस कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें यहाँ से, तो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या सोल्यूट, तो जनरली जो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है तो वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ओनली सॉल्वेंट पर। यदि मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा यदि सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा। और यदि मान लीजिए सॉल्वेंट क्या हमारा लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, लिक्विड ही होगा। और यदि मान लीजिए सॉल्वेंट क्या है हमारा, गैस है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, गैस ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कैसे होगा इसी चीज को समझना है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे, यदि मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूट लिया, यदि मान लीजिए सॉल्वेंट क्या लिया मैंने, सॉलिड लिया, और सॉलिड सॉल्वेंट के साथ में यदि मान लीजिए मैं क्या ऐड करता हूँ, सॉलिड ही ऐड करता हूँ, तो जो सॉलिड क्या ऐड करा हमने, सॉल्यूट ऐड करा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा हमारा, वो भी सॉलिड ही होगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल है जितने भी एलॉयज है। ठीक है, तो एलॉयज का मतलब एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ इंटरमिक्स करते हैं तो जो कंपोनेंट बनता है वो क्या बनता है, हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, स्टेनलेस स्टील है, और आपका ज्वेलरीज है, जैसे एलोइंग विद सिल्वर और गोल्ड, कॉपर को मिक्स करते हैं उसके साथ में, तो वो भी क्या होता है, एलोई होता है, वो भी सॉलिड सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो सेकंड टाइप ले लेते हैं हम। सॉल्वेंट हमने फिर से क्या लिया, सॉलिड लिया, लेकिन जो सोल्यूट है वो क्या लेंगे हम, यहाँ लिक्विड लेंगे। तो लिक्विड यदि ऐड करते हैं तब भी जो सॉल्यूशन है वो हमारा सॉलिड ही होगा। लेकिन यहाँ इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई सॉलिड कंपोनेंट लेंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने चारकोल लिया, चारकोल पे वाटर को यदि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, हमारा सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि वाटर को जो है किसने करा, चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो दैट्स वाई यहाँ इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब थर्ड टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड प्लस गैस। तो यानी कि जो सॉल्वेंट है वो तो क्या है हमारा, सॉलिड है, लेकिन जो सोल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है। जैसे मतलब यहाँ हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटेलिक सरफेस, जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन को ऐड कर दें, या फिर प्लेडियम ले सकते हैं, प्लेडियम की सरफेस पर क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें सोल्यूट जो है हमारा क्या है, गैस है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दी सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ फोर्थ टाइप का यदि सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इसमें हम क्या लेंगे, फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि तीनों स्टेट आ चुकी, तीनों स्टेट हमने 1 बाय 1 डिसोल्व करी। अब यहाँ जो सॉल्वेंट है वो हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, और लिक्विड के साथ में यदि मान लीजिए हम सॉलिड ऐड करते हैं, बहुत सारे कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे शुगर है आपका, या फिर आप सोल्ट ले सकते हैं। तो यदि शुगर या सोल्ट को जो है वाटर के साथ में यदि हम ऐड करते हैं, वाटर क्या है, लिक्विड कंपोनेंट है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट की लिक्विड है। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या लेते हैं, मान लीजिए लिक्विड ही लिया हमने सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट जो है वो भी, सोल्यूट जो है वो भी क्या लेंगे, हम लिक्विड ही लेंगे। तो लिक्विड को यदि लिक्विड के साथ में डिसोल्व करते हैं तो यहाँ सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा। जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल हमने पढ़ा था वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर को अल्कोहल में डिसोल्व करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं हम, जिसमें हम क्या करेंगे, लिक्विड में गैस को डिसोल्व करेंगे। लिक्विड को गैस में डिसोल्व करते हैं, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हैं तो वो इसी का ही एग्जाम्पल है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है, वाटर क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व करते हैं तो वो किसका काम करेगी, वो सोल्यूट का काम करेगी। तो दैट मीन्स सोल्यूट क्या है, हमारा गैस है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूं 7th नंबर की, तो 7th नंबर पे हम लेते हैं, क्योंकि 3 स्टेट यहाँ भी आ गई, तो यहाँ ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का, सॉलिड सॉल्यूशन। और ये जो लास्ट जो है आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये लिक्विड के, लिक्विड सॉल्यूशन के। अब नेक्स्ट जो है 3 एग्जांपल्स हम लेंगे किसके, गैसेस कंपोनेंट का। तो गैस में हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉलिड को ऐड करना है। तो सॉलिड जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, गैस होगा। अब जैसे मान लीजिए गैस है, एयर है, तो एयर क्या होता है, गैस का मिक्सचर है। तो एयर में मान लीजिए हमने क्या लिया, जनरली गैस लिए, और उसमें क्या होता है, हमारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर स्मोक हो सकता है। स्मोक क्या होता है, उसमें अनबर्न्ड कार्बन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है, इसके साथ में मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, वो गैस प्लस सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम, गैस इनटू लिक्विड। तो गैस इनटू लिक्विड का मतलब क्या है कि जो एयर है, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर किसकी फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा। तो एयर मॉइस्चर आप इसको कह सकते हो, एयर प्लस मॉइस्चर। ठीक है, तो एयर मॉइस्चर का जो एग्जांपल है वो किसका है, गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और 9th एंड द लास्ट वन, तो गैस को गैस में मिक्स करेंगे, तो जैसे एयर है और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और एयर का जो मिक्सचर होगा वो 2 गैस का मिक्सचर है, लेकिन जो उसकी फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, गैस होगी। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर जो सॉल्यूशन है वो हमारे 9 टाइप्स के होंगे। तो कई तरह से जो हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉल्यूशन का। पहले हमने करा किसके बेस पे, मिक्सचर की नेचर के बेस पे, होमोजेनियस हो सकता है, हेट्रोजेनियस हो सकता है। दूसरा, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी के बेस पर जो है सॉल्यूशन क्या होंगे, 3 टाइप के होंगे, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज। ठीक है, किसका पार्टिकल साइज, वो भी सोल्यूट का पार्टिकल साइज। यदि सोल्यूट का पार्टिकल साइज बहुत माइन्यूट है एंड वी कांट सी दैट विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है, और वी कांट एबल टू सी देम विद नेकेड आइज। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि यदि मान लीजिए हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं इसको, तो उसको क्या कहेंगे, हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। और कोलाइडल पार्टिकल में भी जो हमें सोल्यूट पार्टिकल्स लगभग दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, समटाइम्स दे में बी अपीयर्ड बट एक्चुअली दे डजंट। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा उसके जो सोल्यूट के पार्टिकल होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन के कोलाइडल मतलब सोल्यूट पार्टिकल से थोड़ा बड़े साइज का होगा। उसी तरीके से जो है जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उससे बड़ा क्या होगा, सस्पेंशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो कोलाइड के बाद क्या आएगा, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन आएगा। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। इन 2 सॉल्यूशन को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपका जो है एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में था, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन था ये। अब वो सरफेस केमिस्ट्री तो हमारा डिलीट है पोर्शन में से, तो इसलिए जो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, यहाँ सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये फर्दर क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड बेसिकली द फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सोल्यूट क्या होता है, हमेशा वो स्मॉल अमाउंट में होता है। तो दैट मीन्स उसका जो फिजिकल स्टेट है वो नेग्लिजिबल मान के हम वहाँ चलते हैं। तो ज़्यादातर जो है हम किसकी फिजिकल स्टेट को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए जो है जो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन और भी है सॉल्यूशन का, जो क्या होता है हमारा डिपेंडिंग ऑन दी सॉल्वेंट, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
फर्स्ट क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन, और सेकंड क्या लेंगे हम, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक होगा हमारा एक्वा सॉल्यूशन और एक होगा नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन इन नॉन एक्वस, यानी कि विदाउट वाटर, यानी कि हम क्या ले सकते हैं यहाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मतलब हमारा क्या है यहाँ, जैसे मान लीजिए बेंजीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, टोल्यूइन हो सकता है, जाइलिन हो सकता है, और एल्कोहल हो सकता है, और इसके अलावा एनहेक्सेन हो सकता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं, लेकिन इनमें वाटर एब्सेंट होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। और एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यानी कि सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि जिसमें जो मेन सॉल्वेंट है हमारा क्या हो, H2O, तो उसको कहेंगे हम एक्वा सॉल्यूशन। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन का क्या था, क्लासिफिकेशन था। अब इसी के बेस पे हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो यानी कि जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की, हम उसको कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी की बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को जनरली हम किस चीज़ में डिटरमाइन करते हैं, इसको ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ को डिटरमाइन हम करते हैं। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में किसी सॉल्यूशन के कितने ग्राम जो है सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो इसको हम बोलेंगे ग्राम पर लीटर। यानी कि मान लीजिए आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसमें जो है आपने 10 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड कर दिया, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी उसकी स्ट्रेंथ 10 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसको जो है लीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर में भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्राम पर लीटर हो सकता है, बाई वेट भी हो सकता है, बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है हम वेट परसेंट या वॉल्यूम परसेंट के टर्म में यहाँ डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ वेट परसेंट की। तो वेट परसेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ W परसेंट का मतलब क्या है, यानी कि वेट परसेंट का मतलब हुआ कि जो सोल्यूट है हमारा वो भी वेट के अकॉर्डिंग लेंगे, और जो सोलवेंट है उसको भी हम क्या लेंगे, वेट के अकॉर्डिंग लेंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन लिया हमने कि A सोलवेंट है और B सोल्यूट है, यदि दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा S, या इसको पूरा सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये क्या है हमारा सोलवेंट, और ये क्या है हमारा सोल्यूट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ इसके वेट की बात करता हूँ, दोनों को हमने वेट के अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो उसी के बेस पर हम इसको जो है ले सकते हैं। तो जो यहाँ वेट परसेंट निकाल रहे हैं हम किसका, सोल्यूट का मान लीजिए निकाल रहे हैं, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो दैट मीन्स यहाँ इसको लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, इसको क्या बोलेंगे, WB अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, W ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, WB बाई WA प्लस WB, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इज टू क्या होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा सोलवेंट प्लस सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट का जो सम है वो किसके इक्वल है, वेट का, वो सॉल्यूशन के वेट के इक्वल है, या वॉल्यूम भी हो सकता है, यानी कि सोल्यूट का अमाउंट प्लस सोलवेंट का अमाउंट, दोनों का अमाउंट का सम क्या होगा, वो सॉल्यूशन के अमाउंट के इक्वल होगा। तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ क्या लिखा कि वेट ऑफ सोलवेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन WA प्लस WB लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के। तो यही जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा हमारा, वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है।
तो वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट, अगर आप इसको जो है वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को लिख सकते हैं हम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। और मल्टीप्लाई 100, यहाँ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ जो WS है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, और WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट है। सिमिलरली यहाँ भी हम इसको कर सकते हैं। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला और सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम जो है नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकंड, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सोल्यूट है उसको तो लेंगे हम बाय वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। अगर सपोज करिए आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, वेट ही दिया हुआ है, तो वेट के बेस पे आपको इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो सीधे सा फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम, या WB/V लिख सकते हैं उसको, WB/V। तो यदि डेंसिटी पता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा W/D, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वेट बाई या मास बाई डेंसिटी। ठीक है, तो इससे इसको कन्वर्ट करके हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो इसको लिखा। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट से क्या मतलब है, यानी कि वॉल्यूम जो सोल्यूट है उसको भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेंगे और सोल्वेंट जो उसको भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100 टू डिटरमाइन इन परसेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी वेट और वॉल्यूम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, W/W परसेंट या वेट परसेंट, इसको क्या लिखेंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट बोल देंगे। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी सोल्यूट का वेट परसेंट निकाल सकते हैं। अगर दोनों का पूछ लिया जाए कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू डिटरमाइन द वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट बोथ, ठीक है, यदि दोनों का निकालना है तो दो तरीके हैं कि इसी फॉर्मूले को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि मान लीजिए आपने पहले क्या करा, वेट परसेंट या वॉल्यूम परसेंट जो भी है, मतलब परसेंटेज आपने किसका निकाल लिया, सोल्यूट का निकाल लिया, तो सोल्यूट और प्लस सोलवेंट क्या है, सोल्यूशन के इक्वल है, तो सोल्यूशन कितना लेंगे आप, 100% मान के चलेंगे, तो 100 माइनस क्या कर देंगे, परसेंट ऑफ या वेट परसेंट ऑफ या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट या फिर वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट परसेंट को जो है आप क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, सोलवेंट परसेंट बढ़ जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा और दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो, और यदि मान लीजिए आपको डिस्क्राइब करके दिखाना है तो फिर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक आपका स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने का तरीका, जिसमें हम वेट बाय वॉल्यूम, वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या फिर वॉल्यूम परसेंट भी इसको सिंपली हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी अब हम यूज करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी,
मोलैरिटी की। तो देयर आर जनरली 7 टाइप ऑफ methods by which we can determine the concentration of the solution। 9 methods हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मोलैरिटी की। ठीक है, इसको डिटरमाइन करते हैं हम कैपिटल एम से। सेकंड लेंगे फिर इसमें हम मोलैलिटी, इसको डिटरमाइन करेंगे स्मॉल एम से। थर्ड लेंगे हम फॉर्मेलिटी, डिटरमाइन करेंगे इसको कैपिटल एफ से। फोर्थ लेंगे हम नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करेंगे कैपिटल एन से। इसके बाद लेंगे फिफ्थ हम मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे जीटा से, ठीक है, एक्स नहीं होता, याद रखना है। फिर 6 लेंगे फिर इसमें हम पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके बाद 7th लेंगे हम नई टर्म है, यानी कि यदि बहुत कम सोल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट किसी सॉल्यूशन में है, और जनरली इसको हम जो है डिटरमाइन करते हैं, जैसे ब्लड सैंपल है आपका, ब्लड सैंपल में जो है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्ट्रेंथ को या मतलब उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में, ठीक है। कोई हार्मोन हो सकता है आपका, कोई आपका जो है कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने में आप यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पीपीबी, इसको बोलेंगे हम पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, दीज आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, नॉर्मेलिटी भी आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है सेकंड चैप्टर में, उसमें सॉरी फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन इसको जो है आप यूज करेंगे थर्ड चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें जो है इसका रिलेशन है किसके साथ में, मोलर कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ में। ठीक है, तो क्योंकि मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है, तो वहां से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के बेस पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेस पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको यहाँ समझ लेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता ही है, और मोलैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में से पढ़ना है। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, और मोल फ्रैक्शन का जो है आगे भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन a specific volume of solution। जनरली पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूशन के जितने मोल्स किसी सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी मोलैरिटी कहलाती है। और डजेंट मीन जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही हो, वो कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को जो है नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिनोट करेंगे, एन बी से डिनोट करेंगे। बी का मतलब अभी बताया था मैंने कि बी हमने किसको माना है, सोल्यूट को माना है, और वॉल्यूम क्या लेंगे हम यहाँ, वी लेंगे, और वी किस में लिया हमने, इन लीटर लिया है। ठीक है, तो लीटर में लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन वी लेंगे। इतना सिंपल तो फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना होगा, तो इसका मतलब इसको जो है थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स यदि हम लेते हैं तो ध्यान रखना है कि एन इजिकल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। तो डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, और अपॉन एम क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। वेदर इट इज अ सोल्यूट और सॉल्वेंट। जनरली ये सोल्यूट के केस में लेंगे यहाँ तो हम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालते हैं तो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होगा कि जो गिवन वेट है उसका ग्राम में, उसको यदि उसके मोलर मास से, उसी सब्सटेंस के मोलर मास से यदि डिवाइड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यदि मान लीजिए हमें क्या करना है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ मोलर मास ऑफ
सोल्यूट, ठीक है, तो उसी से लेंगे, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। दैट इज, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे यहाँ, एनबी से। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं एनबी और इसको क्या लिखूं डब्ल्यूबी, उसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ एमबी, तो यही फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा किसमें, इसी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इंटू वी, और वी किस में ले हमने, वही सेम इन लीटर, ठीक है। लेकिन यदि वॉल्यूम जो है इसका किस में दिया हुआ हो, यदि वॉल्यूम हमारा किसी सॉल्यूशन में एमएल में दिया हुआ हो तो इसी को चेंज करेंगे फिर लीटर में, पर लीटर में क्या होगा, यानी कि यदि वॉल्यूम दिया हुआ है किसी सब्सटेंस का लीटर में और लीटर को एमएल में यदि कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए एमएल में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। यदि डिवाइडेड बाई 1000 लेंगे तो डिवाइड में जो चीजें हैं वो क्या चलेगी, मल्टीप्लाई में, तो यही चेंज क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, तो ये रिलेशन किसका है, मोलैरिटी का है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना है किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की यदि हम बात कर लें तो यूनिट लेंगे तो क्योंकि यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको क्या लेंगे, मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो ये यूनिट याद रखनी है। तो मोल्स पर लीटर में जो हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होगा नेक्स्ट टर्म है, तो मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, ध्यान रखना है, मास ऑफ सोलवेंट नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन नहीं लिया हमने, सिर्फ क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। और यदि मान लीजिए वेट किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट इक्वल्स टू क्या होगा, सॉल्वेंट। ये पहले पढ़ चुके हम कि सोल्यूट प्लस सोल्वेंट इक्वल्स टू क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो सोल्यूट को यदि माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट, तो इसको इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ले सकते हैं इसको हम एन बी अपॉन क्या लेंगे, डब्ल्यू ए, और वही किसमें लेंगे, केजी पर केजी का, ठीक है। और इसी को यदि मान लीजिए अब हमें चेंज करना है, क्योंकि ये किसका वेट है, सोलवेंट का वेट है, वेट ऑफ सोलवेंट। तो यदि मान लीजिए ग्राम में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, इसको हम इसको चेंज कर लेंगे। और इससे पहले एनबी जो है बिल्कुल सेम जैसे हमने मोलैरिटी के केस में करा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इनटू क्या करेंगे, डब्ल्यू ए, और वही सेम क्या है, केजी में है, लेकिन अगर मान लीजिए ग्राम में दिया हुआ है तो इसी को चेंज कर लेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन बनेगी कि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, मोलैलिटी कहेंगे। और मोलैलिटी की यदि हम यूनिट की बात करें तो मोलैलिटी m इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल्स पर केजी, ठीक है। तो मोल पर केजी जो है इसकी यूनिट होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है और बोर्ड एग्जाम का भी है। तो बोर्ड एग्जाम में जो है सीबीपीएससी में जो है लगभग 2-3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या क्वेश्चन था कि विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन या विच कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर जो है कौन सी कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पर कौन सी डिपेंड करेगी, जिसमें जो है टर्म में वॉल्यूम होगा तो वो तो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जैसे हमने क्या लिया था, मोलैलिटी लिया था, कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या होगा, वी होगा इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वॉल्यूम परसेंट है
लेकिन मोलैलिटी में वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है। और वॉल्यूम से क्या मतलब है हमारा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है वॉल्यूम को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर मान लीजिए किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम प्रेजेंट है तो टेम्परेचर के डिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है तो वेट सिर्फ हमने लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। तो दैट मीन्स यहाँ जो मोलैलिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, और मोलैलिटी क्या है, वो डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो मोलैलिटी तो जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, विच मीन्स कि with the change in temperature molarity doesn't change, but molarity will change because volume will change as the temperature will change। यदि वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर मोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी टर्म्स हैं, जस्ट लाइक जैसे मोल फ्रैक्शन है तो वो भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने हैं कि जिसमें वॉल्यूम होगा तो वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। सिर्फ जनरली जो इसको याद इस तरीके से हम रख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे, नॉर्मैलिटी। पहले फॉर्मेलिटी को बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है और छोटी सी टर्म है, इसको ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी क्या होगा, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जब एक कंप्लीट फॉर्मूला मास डिसॉल्व होता है। कंप्लीट फॉर्मूला से मतलब क्या है कि किसी केमिकल सब्सटेंस का जो जनरल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का जो भी मोलर मास है उसके इक्वल मास यदि या वेट जो है यदि हम डिसॉल्व करते हैं, फॉर्मूला मास के इक्वल यदि डिसॉल्व करते हैं, तब उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, फॉर्मेलिटी कहलाएगी। बस इसको जो है जस्ट नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। इसमें से जो है कोई क्वेश्चन ना तो पूछा जाता है और ना ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सपेंड करके भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे नॉर्मैलिटी की। सिलेबस में जो है आपके यहाँ इस चैप्टर में ये भी नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन मोलैरिटी के साथ में है, तो इसीलिए जो हम इसको क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि नॉर्मैलिटी क्या होता है, नॉर्मैलिटी को हम एन से डिनोट करेंगे। नॉर्मैलिटी कॉस्ट होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में यदि किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि डिसॉल्व होता है, तब उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, नॉर्मैलिटी कहलाएगी। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को आती है कि यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट की हम बात करें तो ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसी को समझना है कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होगा, वेट इन ग्राम। किसी सोल्यूट का वेट जो भी ग्राम में दिया हुआ है, 1 ग्राम 2 ग्राम हाफ ग्राम या जितना भी वेट दिया हुआ है, उसको यदि उसके हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट वेट है और ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे कि ये बेटा ग्राम इक्विवेलेंट वेट है और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो अब ये नई टर्म है, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिया है, इक्विवेलेंट वेट नहीं लिया है। तो इक्विवेलेंट वेट से यदि मान लीजिए वेट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं, तब वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, एक बार फिर से बताऊंगा तब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होगा
मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी और चार्ज। और चार्ज को ही हम क्या कह सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कोई सब्सटेंस जिसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यदि वो बेस है तो क्या लेंगे, एसिडिटी लेंगे उस सॉल्यूशन की या मतलब सब्सटेंस की। और यदि मान लीजिए वो सब्सटेंस जिसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है यदि वो एसिड है तो क्या लेंगे, बेसिसिटी लेंगे। और सपोज करिए कि कोई सब्सटेंस जो है ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है, वो न्यूट्रल कंपोनेंट है, दैट इज साल्ट है, तब उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, उसका चार्ज या वैलेंसी फैक्टर लेते हैं या कंसीडर करते हैं। तो यदि मान लीजिए वैलेंसी फैक्टर से या एसिडिटी या बेसिसिटी से यदि मान लीजिए किसी सब्सटेंस के मोलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं तो जो भी कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारा इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा उस सब्सटेंस का। अब यहाँ से थोड़ा सा एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज को भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जो एसिडिटी है उसको किसके केस में लेंगे, बेस के केस में लेंगे, और जो बेसिसिटी है उसको किसके केस में लेंगे, एसिड के केस में लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एसिड लिया हमने, तो एसिड का जो बेसिक चीजें हैं जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था और 11th में पढ़ा था, तो एसिड को जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो क्या होता है, यानी कि दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, HCl लिया, HCl को यदि मैं आयनाइज करता हूं तो क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा। अब यहाँ एसिडिटी की बात करेंगे तो यानी कि जो एसिड है और जो बेस है तो उसके केस में, बेस के केस में लेंगे एसिडिटी और एसिड के केस में लेंगे बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ बेसिक मॉलिक्यूल्स, और बेसिक मॉलिक्यूल क्या होंगे यहाँ, OH नेगेटिव आयंस, यानी कि जो ये H पॉजिटिव आयन एसिड ने प्रोड्यूस करे इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने OH आयन रिक्वायर्ड होंगे वही क्या होगी, इसकी बेसिसिटी होगी एसिड के केस में, इन टर्म्स ऑफ एसिड। तो एसिड के केस में क्या लेंगे, बेसिसिटी। तो ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ से ये 1H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब हुआ कि जो इसकी बेसिसिटी है वो क्या है, 1 है। और 1 यदि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की बेसिसिटी होती है तो उसको कहेंगे हम मोनोबेसिक। तो HCl, HNO3 ये क्या है, सब मोनोबेसिक एसिड्स हैं। एसिटिक एसिड भी क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, H2SO4 लिया, इसको यदि आयनाइज करते हैं तो ये क्या देगा, 2H पॉजिटिव आयंस देगा और प्लस SO4 आयन देगा। तो यहाँ ये है कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 2, तो इन 2H आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH की नीड होगी, वही सेम 2H आयन की नीड होगी। तो इसलिए जो इसकी बेसिसिटी है वो कितनी होगी, 2। तो इसलिए जो H2SO4 होता है इसको हम डाई बेसिक या बाई बेसिक बोल देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक। ठीक है, तो H2SO4 क्या है, डाई बेसिक। सिमिलरली यदि मान लीजिए मैं थर्ड एसिड लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने क्या लिया, H3PO4 लिया, फॉस्फोरिक एसिड लिया, यदि इसको मैं आयनाइज करता हूँ तो ये क्या करेगा, 3H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और प्लस फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जितने भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है उतने ही OH आयन नीडेड होंगे टू न्यूट्रलाइज द H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ जो है कितने H आयन चाहिए होंगे, हमें 3H आयन चाहिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी बेसिसिटी है वो क्या है, 3 है। तो इसको क्या कह देंगे हम, ट्राई बेसिक। ट्राई मतलब 3, तो इसका मतलब जो बेसिसिटी है इसकी वो कितनी है, 3 है। तो इसलिए इसको हमने बोला ट्राई बेसिक। अब यहाँ से जो है मेन चीज पे आ जाते हैं, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना था। तो यदि मोलर मास की बात करूं मैं HCl के तो कितना होगा, 36.5 होगा। और 36.5 को यदि मान लीजिए मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो 36.5 ही क्या होगा, इसका मोलर मास होगा, और 36.5 ही इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। लेकिन यदि मैं H2SO4 की बात करता हूं तो H2SO4 का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 98 होगा। और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 49। तो 49 है, क्या है इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना है, 49 है, लेकिन मोलर मास कितना है उसका, 98 है। तो ये डिफरेंस जो है यहाँ आ जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोनो बेसिक में जो है और मोनो एसिडिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसके मोलर मास के इक्वल ही होता है। लेकिन यदि मान लीजिए
उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी चेंज होते हैं, डाई एसिडिक है या फिर डाई बेसिक है या ट्राई एसिडिक है या ट्राई बेसिक है, तब जो है इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाता है। उसी तरह से जो है फास्फोरस का मोलिकुलर मास लेंगे और उसको क्या करेंगे, क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि एसिडिटी क्या है और बेसिसिटी क्या है। तो बेसिसिटी तो हमने समझ लिया एसिड के केस में, इसको उल्टा कर देंगे किसके केस में, बेस के केस में, तो क्या आ जाएगा, एसिडिटी आ जाएगा। कैसे, इसको देखते हैं हम। बिल्कुल सेम ही है कि मान लीजिए हमें क्या लेना है, अब बेस लेना है, तो बेस के केस में क्या लेंगे, एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या है, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बेस। ठीक है, तो कोई बेस है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, NaOH लिया, तो NaOH को यदि आयनाइज करेंगे तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। तो कितने OH नेगेटिव आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है, उतने ही जो है क्या चाहिए इसको, H पॉजिटिव आयन चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ जो H पॉजिटिव आयन है, OH आयन है जो है वो कितना है, 1 है, और इसको कितने H पॉजिटिव चाहिए, 1 ही चाहिएगा। तो इसलिए जो इसकी एसिडिटी है वो कितनी है, 1। तो इसको क्या कह देंगे, मोनो एसिडिक। तो ये क्या हो गया, मोनो एसिडिक। अब इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास जो होता है NaOH का कितना होगा, 40 होगा, तो 40/1 दैट इज 40 ही इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। यानी कि जो इसका मोलर मास है वो भी सेम है और इक्विवेलेंट वेट जो है वो भी इसका सेम है। लेकिन अगर वही हम बात करें किसकी, CaOH होल ट्वाइस की बात करें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये कैल्शियम बाइपॉजिटिव और प्लस 2OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो एसिडिटी है वो कितना है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाई एसिडिक। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, डाई एसिडिक जो है, मतलब बेस है। ठीक है, तो इसका जो बेसिसिटी है वो कितना है, 2 है। तो इसका जो मोलर मास लेंगे वो कितना होगा, यहाँ होगा 74, और 74 बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। ठीक है, तो 37 क्या होगा, इसका मोलर मास होगा। ठीक है, ये बात समझ आई। उसी तरह से ट्राई एसिडिक ले सकते हैं। ट्राई एसिडिक का मतलब जैसे हमने क्या लिया, AlOH होल थ्राइस लिया, तो इसको आयनाइज करेंगे तो ये क्या देगा, एलियम ट्राई पॉजिटिव देगा प्लस 3OH आयन देगा। और इसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने चाहिए, 3H पॉजिटिव आयन की नीडेड होगी, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्राई एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज करिए यदि मान लीजिए कोई सब्सटेंस ना तो क्या है एसिड है और ना ही क्या है वो बेस है, तब हम जो है उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए हमने क्या लिया, NaCl लिया। ठीक है, तो NaCl को आयनाइज करेंगे तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा। तो यहाँ जो है दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ ना तो H पॉजिटिव आयन है और ना ही क्या है यहाँ OH नेगेटिव आयंस है, लेकिन यहाँ जो है इनका चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, तो इसको ही हम वैलेंसी फैक्टर कह देते हैं। तो जनरल तो यही है कि मेटल का चार्ज हम कंसीडर करते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है इसका जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है आयंस का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो मेटल है या नॉन मेटल है या जो भी मतलब कैटायन आयन है जिसपे मैक्सिमम चार्ज होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो है सिर्फ ज़्यादा वाला ही ट्रू नहीं होता है, तो उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लेंगे। और बैलेंस फॉर्म में जो है जितना भी चार्ज उसका हो, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, मान लीजिए मैंने क्या लिया, FeCl3 लिया। इसको देख लेते हैं। तो FeCl3 का मतलब क्या है कि Fe3 पॉजिटिव है और प्लस 3Cl नेगेटिव है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 नेगेटिव, और ये कितना है, 3 पॉजिटिव है। तो दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं, तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से जो हमने इसको मेटल का चार्ज कंसीडर कर लिया कि इसका +3 है, तो उसको हम ले लेते हैं मैक्सिमम चार्ज है। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ क्या लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस लेते हैं और इसको ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या देगा, ये 2Al3 पॉजिटिव और प्लस SO4 बाई नेगेटिव, और कितने एटम मोलिक्यूल्स होंगे इसके, 3 होंगे। अब इस कंडीशन में किसका चार्ज लेंगे, देखो यहाँ अगर हम मैक्सिमम चार्ज की बात करें तो इस पर 3 है, लेकिन 3 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ क्या 2b कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में। तो यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम कितना लेंगे, वैलेंसी फैक्टर इसका +6 लेंगे। तो +6 से यदि इसके मास को डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इस केस में कोई टेंशन है नहीं क्योंकि यहाँ जो है कोफिशिएंट यूज हुआ ही नहीं, तो इसका जो मैक्सिमम चार्ज है उसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये मैंने पहले ही बताया कि समटाइम्स ये सेम हो सकता है, लेकिन समटाइम्स क्या है, जैसे ये केस है तो इसके केस में क्या है, ये अलग अलग है, तो डायरेक्ट जो चार्ज दिया हुआ है उसको नहीं मानते, उसमें क्या करेंगे, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, तब उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एसिडिटी, बेसिटी और चार्ज यदि हमें पता चल गया तो एसिडिटी, बेसिटी या चार्ज से क्या करेंगे, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और इस इक्विवेलेंट वेट से जो ग्राम में वेट दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और इस इक्विवेलेंट वेट को यदि वॉल्यूम से जो भी गिवन है सॉल्यूशन का उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ नॉर्मलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट एंड इट्स एसिडिटी, बेसिटी और चार्ज और वैलेंसी फैक्टर इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, एंड द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम और इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, एंड व्हेन एन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या ml जो भी दिया हुआ है, तो यानी कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसमें यदि मान लीजिए किसी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट यदि डिसोल्व है तब उसको क्या कहेंगे, उसकी नॉर्मलिटी हम कहेंगे। दैट मीन्स द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml और लीटर इज डिफाइंड एज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ ले सकते हैं। अब इसका जो रिलेशन है किसके साथ, मोलरिटी के साथ में, वो क्या है ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ जैसे हमने यहाँ क्या निकाला है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला है, यदि एसिडिटी, बेसिटी और वैलेंसी फैक्टर यदि 1 है तो ये मोलर मास के इक्वल होगा, और मोलर मास से यदि मान लीजिए वेट को हम डिवाइड कर देते हैं, क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स की तरह ये एक्ट करेगा, और यदि नंबर ऑफ मोल्स की तरह यदि ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक्ट करता है तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये मोलरिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम नॉर्मलिटी में क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी या बेसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलरिटी के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये अभी देखना है। तो रिलेशन क्या है इसका, नॉर्मलिटी का मोलरिटी के साथ में, तो मोलरिटी इक्वल्स टू होगा नॉर्मलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर या एसिडिटी बेसिटी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एसिडिटी, बेसिटी, चार्ज, ठीक है, इसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ जो एन है नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है, या तो ये क्या है, एसिडिटी है, या क्या है, ये बेसिटी है, या फिर क्या है, चार्ज है। तो एबीसी से इसको याद रखना है। तो ये एन क्या है, एबीसी यानी कि एसिडिटी, बेसिटी और चार्ज है, जिसकी मल्टीप्लाई यदि नॉर्मलिटी में करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलरिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, चलिए